छात्रों, आज हम सब जो है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करेंगे। तो ये संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति है छात्रों, जो 1986 का जो ये संशोधित जो है ये संशोधित या 1986 का जो संशोधन किया गया था, उसमें जो है कई जो है जो कुछ 12 या कुछ टॉपिक थे, इनमें अगर देखा जाए तो 1986 के तहत जो पॉइंट थे उसके तहत जैसे खंड 3 में करेक्शन किया गया, फिर खंड 4 में करेक्शन किया गया, फिर खंड 5 में विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन पर हुआ करेक्शन, फिर उसके बाद आगे आता है फिर खंड 5 के बाद तकनीकी एवं प्रबंध जो है शिक्षा के संदर्भ में हुआ करेक्शन था। फिर इसी के बाद छात्रों आगे आता है छठे के बाद फिर जो है अगला जैसे शिक्षा की व्यवस्था 8वां आता है, शिक्षा की जो व्यवस्था और प्रक्रिया को नए मोड़ देना, इस पर भी जो है 1986 को करेक्शन किया गया था। उसमें भी कुछ बदलाव 1992 को जो है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन सारी बातों को रखा गया था। अब उसके बाद जो है खंड 10 है, इसमें खंड 10 जो है इसमें शिक्षा पर जो है राष्ट्रीय आय के संदर्भ में 6% से अधिक खर्च पर इन्होंने बल दिया है। तो अब बात की जाती है छात्रों जो कि 1992 जो हमारा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बात आती है 1986 में जो बातें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन 1986 में या भारत सरकार ने जब 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है कुछ जो बातें बताई या तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जब गठन किया, उसमें ये बातें भी कहा गया कि 5 वर्ष के बाद इस जो है शिक्षा नीति में क्रियान्वयन और जो है उसके परिणामों की भी समीक्षा की जाएगी। कहने का मतलब 5 वर्षों के बाद उनमें क्या क्रियान्वयन किया जाए, क्या उनसे परिणाम निकला, तो उनके परिणामों की प्रायः इसमें समीक्षा की जाएगी। तो इसी क्रम में देखा जाए तो 1986 की समीक्षा करने के लिए 1986 की छात्रों समीक्षा करने के लिए 7 मई 1990 को श्री राम मूर्ति 7 मई जो है 1990 को राम मूर्ति समिति का छात्रों गठन किया गया था। राम मूर्ति समिति का जो है गठन किया गया और इसमें जो गठन करने के बाद और उनकी जो अध्यक्षता थी जो है राम मूर्ति के द्वारा किया गया और इससे जो है इस समिति ने अपनी जो रिपोर्ट है या अपनी जो है रिपोर्ट लगाने अपनी जो रिपोर्ट में कहा कि अपनी रिपोर्ट जो है 26 दिसंबर 1990 को सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। जो राम मूर्ति ने 1986 में करेक्शन करने के लिए इन्होंने 7 मई 1990 को अपनी समिति जो है संसद के समक्ष प्रस्तुत किया, लेकिन जो रिपोर्ट लगाने वाले विषय में बात है छात्रों वो 26 दिसंबर 1990 को जो है सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। उस समय 1986 है या 1986 के बाद शिक्षा की स्थिति विषय में देखा जाए तो बहुत उनकी स्थिति खराब हो गई। या 1986 को जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर देखा जाए उस समय उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई। समिति ने जो है शिक्षा के जो संदर्भ में जो समिति या राम मूर्ति जो समिति का गठन 7 मई 1990 या जब 1992 में इनको करेक्शन करने पर विशेष बल दिया, तो उन्होंने इसके संदर्भ में जो है सार्वजनिक स्कूल शिक्षा प्रणाली, शिक्षा में वर्ग भेद, शिक्षा पर
कम व्यय, और उसके बाद जो है भाषा, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र एवं व्यावसायिक जो है शिक्षा एवं रोजगार के संदर्भ में इन्होंने छात्रों सिफारिश किया। कहने का मतलब जो संसद के समक्ष जो राम मूर्ति 7 मई 1990 को जब इनका गठन किया गया छात्रों, तो उन्होंने उनके जो है कुछ संबंध में जो है, जैसे मैंने बताया कि भी सार्वजनिक क्या शिक्षा प्रणाली थी, इसी के साथ जैसे कुछ व्यावसायिक शिक्षा और प्लस जो है औपचारिक या जो अनौपचारिक जो शिक्षा है, या फिर जो रोजगार छात्र कैसे प्राप्त करें, तो इनको जो है प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है अपना जो है प्रतिवेदन या 1992 में या तो जो रोजगार की इन्होंने जो सिफारिशें प्रस्तुत किया राम मूर्ति ने। अगर देखा जाए तो जो आचार्य थे या जो उच्च कोट के विद्वान थे, जो राम मूर्ति ने शिक्षा समिति के संदर्भ में छात्रों अपने प्रतिवेदन पर विचार भी नहीं शुरू हुआ कि जो केंद्र की नई जो है सरकार की शिक्षा नीति की जो है समीक्षा भी उस पर होने लगी। समीक्षा या नई शिक्षा नीति की समीक्षा के लिए 1992 में छात्रों एक जनार्दन रेड्डी समिति 1992 में जनार्दन रेड्डी समिति का जो है छात्रों गठन किया गया। अगर इसके पहले देखें 1990 में मैंने बताया कि जो राम मूर्ति समिति गठन किया गया छात्रों, जब 1992 आया तो उसमें जनार्दन जो रेड्डी समिति का जो है निर्माण किया गया छात्रों। इसमें देखें तो जनार्दन जो रेड्डी समिति ने 1992 का गठन कर दिया है। इन दोनों समिति के कौन दोनों समिति यहाँ पर, जो राम मूर्ति समिति हो गया और एक छात्रों कौन है, जनार्दन जो रेड्डी समिति। इन दोनों जो है समितियों के आधार पर या इन दोनों जो है समितियों की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 1992 में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कुछ करेक्शन कर दिए और सरकार की कार्य योजना में भी कुछ परिवर्तन किए। जो 1992 का जो पहले का वर्क प्लान कुछ अलग था, लेकिन जब 1992 आया तो 1992 में तो 1986 के अनुसार छात्रों इनमें भी कुछ फेरबदल किए गए। या तो जो इनकी वर्क प्लान है छात्रों, जो इनमें कुल 23 भाग थे, इनमें 23 भागों में कुछ न कुछ करेक्शन का गुण विद्यमान है या उनमें कुछ करेक्शन पाया गया है। तो अब बात करें जो सरकार की कार्य योजना में भी इसमें परिवर्तन किए गए और जिससे परिवर्तन की कार्य योजना छात्रों 1992 के नाम से इनको जाना जाता है। अब देखें तो जो 1986 का छात्रों जो ये संशोधित रूप है, तो 1986 का जो संशोधित रूप है ये जाकर 1992 के तहत या जब करेक्शन किया गया छात्रों 1992 में, उसमें क्या क्या चीज़ पर करेक्शन किया गया। अब देखिए जैसे इसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर अगर देखा जाए तो जो 1986 था उनमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली पर विशेष बल देने के विषय में बातें किया गया। उसमें जो है 10+2 उसमें जो था छात्रों 10+2+3 तीनों पर जो है विशेष रूप से बल देने का छात्रों कार्य किया गया। लेकिन हुआ क्या, अब जो यहाँ पर करेक्शन होने का जो मुद्दा आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो पूरे देश में या पूरे देश या राष्ट्र में जो शिक्षा प्रणाली अपनाया गया 10+2+3 की जो शिक्षा जो है संरचना थी उसमें प्रायः फेरबदल किया गया। अब उसमें केवल +2 को स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाना। अगर इसके बारे में देखें जो 1992 का जो संशोधित या जो संशोधित अधिनियम छात्रों बनाया गया तो उसमें जहाँ पर पहले 10+2+3 था, अब यहीं पर जो है +2 को
केवल स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाया, जबकि 10+3 को इसमें हटा दिया गया। तो इसमें कहने का मतलब 1992 लाया, या जब 1992 जब जनार्दन जो रेड्डी समिति का गठन किया गया, या इसके पहले जब 7 मई 1990 में जब जो है राम मूर्ति समिति का गठन किया गया। तो इन दोनों जो है समितियों की मिलकर, या इन दोनों समितियों के द्वारा मिलकर 1992 में छात्रों का करेक्शन किया गया, या तो जिन जिन चीज़ों में करेक्शन हुआ उनका गुण विद्यमान है। इसमें पहली बात जो है +2 को स्कूली शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने पर विशेष बल दिया गया कि जो +2 है वो केवल स्कूल की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग रहे, न कि इसके अलावा 10+3 भी रहे। तो अब अगला जो है करेक्शन जो किया गया था खंड 3 के अलावा छात्रों 1992 में खंड 4, जो खंड 4 या जो सेक्शन 4 है छात्रों, इसमें भी करेक्शन करने के लिए विशेष बातें बताई गई। जो खंड 4 आता है या जो सेक्शन 4 आता है छात्रों, वो समानता के लिए शिक्षा पर विशेष बल देता है, या तो ऐसे कह सकते हैं कि शैक्षिक अवसरों की समानता पर ये विशेष बल देने का कार्य करता है। अब समानता का मतलब इक्वलिटी, जो कि चाहे लिंग हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसके प्रति जो है किसी भी प्रकार की जो है असमानता का गुण दिखाई नहीं देगा। कहने का मतलब सभी के साथ जो है समानता का बर्ताव इसमें दिखाई देगा। या तो जो समानता के लिए शिक्षा है छात्रों, मैं भी इसके पहले आपको बताया था, समानता के लिए या तो जो है शिक्षा के अवसर की जो समानता है वो प्रायः है, शैक्षिक अवसरों की जो समानता है वो 14 से 18 के आर्टिकल के तहत ये बातें आती हैं। अब देखें छात्रों, जो इसमें आप देखें तो इसमें जो 14 है, इसमें बातें कहा गया है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष जो है इसमें समता के विषय में छात्रों बातें की गई है। अब उसके बाद आता है 15 आती है लिंग जाति, इसमें आता है आयु जाति लिंग के आधार पर भेदभाव न करना, आयु जाति लिंग के प्रति भेदभाव न करना। उसके बाद छात्रों जो आगे हमारा 15 आता है, 15 है जो है लोक नियोजन के विषय में, या इसमें जो है मैंने आपको बताया जो 14वां है विधि के समय समानता। अब उसके बाद जो 15 आता है आयु जाति लिंग के आधार भेदभाव, फिर उसके बाद फिर 16 आता है छात्रों फिर लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। तो लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता के बाद जो आगे आता है 16 के बाद 17 आता है, 17 में आता है छात्रों अस्पृश्यता का अंत। जो अस्पृश्यता का अंत है इसका अभिप्राय छात्रों छुआछूत से है। इसका कहने का मतलब यह है चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे भी किसी भी जाति का हो, उन सभी के साथ जो है समान बर्ताव का होना अत्यंत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं है किसी के साथ कुछ बर्ताव किया जाए तो किसी के साथ कुछ। तो कहने का मतलब सभी के साथ जो समानता का बर्ताव होना अत्यंत ही आवश्यक है। अब 16 के 17 के बाद अब 18 आता है छात्रों। जो 18 आता है उपाधि का अंत, जो डिग्री के विषय में छात्रों ये बात करता है खंड 4 में। तो ये बातें जो 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन छात्रों कर दिया गया, तो उसी के बाद 1992 में जिन जिन खंडों में प्रायः करेक्शन किया गया उन खंडों को हम क्रमवार बता रहे हैं। तो अब देखें तो खंड 4 में मैं आपको बताया कि समानता के लिए शिक्षा, तो कहने का मतलब चाहे किसी भी प्रकार की शिक्षा हो, चाहे जो शिक्षा हो, उसको सभी अवसरों पर या समान रूप से शिक्षा की व्यवस्था लागू होगा, उसमें सभी के लिए जो है समान अवसर उपलब्ध होंगे। अब ऐसा नहीं है किसी छात्र के लिए
कुछ अलग सुविधा उपलब्ध होगी तो किसी के लिए अन्य उपलब्ध होगा। तो ये जो है इसमें मीडियम नहीं रहेगा, ऐसा माध्यम। कहने का मतलब सभी के लिए समान प्रकार की शिक्षा उपलब्ध होना अत्यंत ही आवश्यक होगा। फिर अगला जो पॉइंट आता है छात्रों, संपूर्ण साक्षरता अभियान पर अधिक जोर। तो जो अब इसके बारे में देखें छात्रों, जो खंड 4 में छात्रों करेक्शन किया गया, जो खंड 4 या जो खंड 4 में छात्रों जो करेक्शन किया गया उसमें से इसमें का अब उसमें जो है समानता के लिए शिक्षा में इसमें 1987 उसके पहले जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 गठित किया गया, उसमें जो चीज़ें उस समय अवेलेबल पाई गई उसी स्तर पर बातें किया गया और जो उसमें नहीं पाया गया उसमें आगे यानी 1992 में करेक्शन किया गया, उसमें ये बातें जोड़ दिया गया। आप देखें जैसे संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है इसकी शुरुआत देखें तो अब इसके बारे में देखा जाए छात्रों तो जो संपूर्ण साक्षरता अभियान के पहले एक पूरे देश में जो छात्रों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किया गया। जो संपूर्ण देश है उसमें राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन की स्थापना करने पर बल दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पूरे देश भारत को साक्षर बनाने पर विशेष बल देना। तो इसमें जो है संपूर्ण साक्षरता अभियान के तहत इसी के साथ जब पूरे देश भारत में पहले राष्ट्रीय जो है साक्षरता जो मिशन थी उसकी स्थापना 1988 या 1987 में किया गया। जस्ट उसी के बाद जब राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना हो गई तो उसके बाद जो है ये हमारी संपूर्ण जो साक्षरता मिशन की शुरुआत सर्वप्रथम केरल राज्य से इसकी शुरुआत मानी गई है कि केरल ऐसा ही राज्य था जहां पर सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता जो अभियान है वहीं से चलाने पर जोर दिया गया। या तो ऐसा कहा जाए छात्रों कि जो संपूर्ण साक्षरता अभियान जो 1987 को जो लागू किया गया तो वो सर्वप्रथम जो है केरल राज्य के एर्नाकुलम जो जिला था उसी जिले से सर्वप्रथम छात्रों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत मानी गई है या उसी से जो है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत होती है। अब देखा जाए तो जो संपूर्ण साक्षरता अभियान था छात्रों उनका भी कुछ उद्देश्य था। उनका जो उद्देश्य था कि प्रत्येक जो है राज्य में अपने शिक्षा के लिए जो है जो व्यक्ति हैं उनको साक्षर बनाना, जो प्रवण व्यक्ति हैं उनको भी जो शिक्षा से वंचित हैं उनको भी जो है क्या करना है साक्षरता का प्रचार प्रसार करना है और छात्रों उनको भी जो है शिक्षित करना है और उनका भी मार्ग ताकि आगे बढ़ सकें। तो जो यहाँ पर संपूर्ण जो साक्षरता अभियान में यानी 1987 या 1988 था उसी के तहत पूरे देश में संपूर्ण भारत में कह सकते हैं कि जो है साक्षरता अभियान को चलाया गया। अब इसके बाद आगे देखते हैं कि नारी समता को प्रोत्साहन देना। अब इसके संदर्भ में देखें छात्रों जो 1986 में करेक्शन किया गया उसमें तो छात्रों करेक्शन हुआ था, लेकिन अब उसी के साथ साथ जो उसमें करेक्शन हुआ उसी को 1992 में नारी को या जो स्त्री हैं उनके सभी के लिए एक समानता को बनाए हुए या उनको प्रोत्साहन देने के विषय में बातें कही गई है। या तो सभी जो स्त्रियों या पुरुषों के बराबर उनको समानता का अवसर जो देते हुए उनको प्रोत्साहन के संदर्भ में छात्रों ये बातें इसमें बताई गई है जो कि नारी समता को प्रोत्साहन है। या तो जो स्त्रियां हैं शिक्षा से जो वंचित हैं उनको भी जो है शिक्षा के मार्ग की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए जिनसे वे कुछ आगे महिलाएं भी कर सकें। तो जहाँ पर जो है स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के विषय में 1986 में भी बातें कही गई और लेकिन यहाँ पर जो 1992 का जो है संशोधित जो अधिनियम है इसमें भी स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन जो देते हुए कहा गया है कि जो स्त्रियां हैं उनके लिए
समानता का बर्ताव करते हुए सभी को जो है प्रोत्साहित किया जाए। जो पढ़ने के लिए लड़कियां या जो महिलाएं जो हम कह रहे हैं गरीब तबके की हैं, जहां पर जो है वो शिक्षा को उचित तरीके से नहीं ले पा रही हैं और जो विद्यालय नहीं जा पा रही लड़कियां, तो उनको जो है विद्यालय जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। यानी सभी को लिए जो है समानता के अवसर, खासकर जो स्त्री थी उन या जो महिलाएं थी उनके लिए समानता के अवसर उपलब्ध कराने पर छात्रों विशेष रूप से बल दिया गया। अब इसी तरीके से देखें छात्रों तो नारी क्षमता को प्रोत्साहन के बाद फिर आगे आता है व्यवसाय केंद्रित। अब देखें जो 1986 का जो भारतीय शिक्षा नीति था उनके माध्यम से देखा जाए तो 1992 में कुछ करेक्शन किया गया था। अब उसमें जैसे व्यवसाय जो केंद्रित पर विशेष रूप से बल देने का कार्य किया जाए कि कोई भी व्यक्ति है अगर उनको व्यवसाय जैसे नहीं है, कोई शिक्षा मिल पा रही है, नहीं कोई और ज्ञान मिल पा रहा है, तो कोई अपना कर ले व्यवसाय, तो उन जो है व्यवसाय के माध्यम से जो उन्हें शिक्षा प्राप्त होगी या उन्हें जो है व्यवसाय केंद्रित पर विशेष रूप से बल दिया जाए कि जो छात्र कुछ व्यवसाय करें और अपना जो है जीवन यापन को अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने में ये आगे बढ़ाने का कार्य छात्र कर सकें। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है छात्रों जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो करेक्शन किया गया उसमें मुख्य करेक्शन ये था कि जो व्यवसाय था वो केंद्रित हो गया, एक केंद्र में मानकर वो व्यवसाय को चलाने के विषय में छात्रों ये बातें किया गया उसमें। तो फिर जो व्यवसाय केंद्रित के बाद आगे आता है शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर बल। अब देखें छात्रों जो 1986 था उसके तहत देखा जाए तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर ये बातें नहीं कहा गया छात्रों, लेकिन अब यहाँ पर देखें जो 1992 में जो करेक्शन किया गया उसमें हुआ क्या कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर भी विशेष रूप से बल देना प्रारंभ हो गया। अब आपके ध्यान में छात्रों एक बात ये आती होंगी कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण क्या है, कि शिक्षा के सार्वभौमिकरण क्या है, किसको कहते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण। अब देखें छात्रों अगर हम शिक्षा के सार्वभौमिकरण देखें तो इन्हीं को सर्वव्यापीकरण के नाम से छात्रों जाना जाता है, इन्हीं को सर्वव्यापीकरण कह सकते हैं। इन्हों का जो एक नाम और है लोकव्यापीकरण जिसको कहते हैं, उनको भी इसी के नाम से छात्रों जाना गया है। चाहे इनको हम सर्वव्यापीकरण कहें चाहे इनको लोकव्यापीकरण कहें, इसको कई नाम से जाना जाता है। तो हम देखें तो शिक्षा की जो सार्वभौमिकरण है इसका जो अभिप्राय है कि शिक्षा की व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए, शिक्षा की व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध कराना ही शिक्षा के सार्वभौमिकरण कहलाता है। फिर अब इनका आता है कि शिक्षा की जो सार्वभौमिकरण है इनका क्या उद्देश्य होता है। अगर देखें छात्रों जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण है इनका कुछ उद्देश्य भी होता है। जैसे अगर इनके हम उद्देश्य के विषय में बात करें ज्ञानार्जन हो गया, तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रमुख उद्देश्य ज्ञानार्जन हो गया, शारीरिक मानसिक विकास करना, चारित्रिक विकास करना, संवेगात्मक विकास करना हो गया। तो कहने का मतलब जो ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण हो गया ये सभी कुछ छात्रों में या छात्रों के अंदर गुणों को विकसित करने में ये सहायक होता है। तो शिक्षा के सार्वभौमिकरण का महत्व इस बात में निहित है कि जीवन यापन करने में सहयोग मिलता है या एक पर्सनालिटी को डेवलपमेंट या व्यक्तित्व का विकास करने में सदैव ही सहायता प्रदान करता है। और इसी तरीके से देखें तो कुछ अन्य भी कार्यों में हमारी जो शिक्षा का ये सार्वभौमिकरण है जिनको हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कहते हैं। अगर हम छात्रों शिक्षा के सार्वभौमिकरण के बारे में देखें तो इसमें
आर्टिकल 45, आर्टिकल 21, 29 ये सब भी जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर छात्रों विशेष रूप से ही लागू होता है। तो अब देखें फिर शिक्षा के सार्वभौमिकरण जो कि खंड 4 के तहत जो 1986 में जो चीज़ें नहीं थी उसको 1992 में उसके तहत जोड़ा गया, जो नहीं थी उसमें बातें जोड़ दिया गया। उसके बाद आगे आता है छात्रों खंड 5 या सेक्शन नंबर 5 है, जो उसमें बातें थी विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन। विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन विषय में क्या बातें कहा, उसमें देखिए पहले जो आता है उसमें जो विभिन्न प्रकार के स्तर बनाए गए सरकार की तरफ से, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में क्या पुनर्गठन किया गया, क्या फिर से इसमें बदलाव लाया गया छात्रों, तो इन सब सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया गया, क्या इनमें करेक्शन पाया गया। अब देखिए छात्रों जैसे इसमें जो करेक्शन गुण दिखाई देता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्लैक बोर्ड योजना को प्रारंभ करना। जैसे इसमें जो इसके पहले जो 1986 था उसमें तो ये जिक्र नहीं किया गया था कि प्राथमिक स्तर पर कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ब्लैक बोर्ड की योजना को प्रारंभ किया जाए, तो उसमें जो है मतलब किसी के लिए वो अलग से बांटा नहीं था। लेकिन यहाँ पर जो है बात अब करेक्शन करके ये कहा गया कि उच्च प्राथमिक जो स्तर पर ये जो ब्लैक बोर्ड योजना का प्रारंभ किया जाए, ताकि जो है अगर छोटी कक्षाओं में आप ब्लैक बोर्ड या जो है चालू करेंगे तो छात्र उससे अक्षर समझ नहीं पाएंगे। जब बालक छात्र कुछ ऊंची कक्षाओं में पहुंचेंगे तो उनको जो आप ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाने या जो बताने का कार्य करेंगे तो उससे छात्र अक्षर नहीं समझ पाएंगे। तो कहने का मतलब जो प्रारंभ में प्राथमिक जो लेवल पर इस कार्यक्रम को अपनाया गया, अब विशेष रूप से जो बल देने का कार्य किया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ब्लैक बोर्ड है उन्हीं का जो है इस्तेमाल करने पर बल दिया गया या उन्हीं पर जो है प्रारंभ किया जाए। आगे जो आता है छात्रों 3 कमरे या 3 रूम्स एंड 3 जो है टीचर्स है, या इसमें 3 कमरे एवं 3 अध्यापकों की व्यवस्था करना। अब देखिए छात्रों जहाँ पर अगर 1986 के रेफरेंस में देखा जाए तो 1986 में उस समय 2 अध्यापक एवं 2 कमरे की व्यवस्था था और एक लैट्रिन या बाथरूम जो कुछ था उसमें। तो लेकिन हुआ क्या कि जब 1992 में करेक्शन या जब राम मूर्ति समिति या जब जनार्दन रेड्डी समिति तो गठित की गई, तो इसी के बाद इनमें जो है कुछ प्राथमिक लेवल या उच्च प्राथमिक में प्रायः 3 कमरे एवं 3 अध्यापकों की व्यवस्था करने पर बल दिया गया, जिससे अध्यापकों की गुणवत्ता प्रभावी बनी रहे और जो है जिससे अध्यापन की क्रिया जो है प्रभावी बन सके और जिससे छात्र आसानी से शिक्षण कार्य को ग्रहण कर सकें। तो कहने का मतलब 3 कमरे एवं 3 अध्यापकों की जब व्यवस्था हो जाएगी तो जो पठन पाठन है उनका भी स्तर अच्छा हो जाएगा और जो शिक्षा गुणवत्ता तो अच्छी तो बनी रहेगी। इसी के बाद छात्रों आगे आता है जो कि विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन के रेफरेंस से बात हो रही है। सन 2000 तक अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराना। अब देखें छात्रों जो मैं आपको बताया कि ये शिक्षा के सार्वभौमिकरण ये जैसा कि ये आर्टिकल 45 में भी ये बातें कहा गया है छात्रों, जो कि आर्टिकल 45 में बातें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालक हैं उनको मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा उपलब्ध कराना। तो उनको जो है शिक्षा उपलब्ध कराने पर और ये बातें कहा गया 92 में कि उनको 2000 तक और इसके आगे नहीं जाना चाहिए कि उसी तक सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से शिक्षा उपलब्ध हो जाए। कहने का मतलब जब सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को चलाया गया या उसके पहले तक सभी को जो है शिक्षा उपलब्ध हो जानी चाहिए।
अब इसी तरीके देखिए जो सर्व शिक्षा अभियान है उनका पीरियड 2001 तक माना गया है कि जो इसी एज तक या इसके पहले तक की जो है 1992 में ये बातें रखा गया कि उसी समय तक जो है इस जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा को प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। अब देखें छात्रों, जिस प्रकार आर्टिकल 45 ये कहा गया है कि राज्य संविधान के लागू होने के 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा की व्यवस्था करेगा, जिससे सभी जो है छात्रों को कुछ ही वर्षों के बाद उनकी अज्ञानता को दूर किया जा सकता है। लेकिन इसमें हुआ क्या, उसी समय 66वां संविधान जो है संशोधन हो गया और दिसंबर 2002 में इसमें करेक्शन करके इसमें जो है शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में ला दिया गया। लेकिन अगर अब भी देखा जाए छात्रों तो जो अनिवार्य एवं जो है मुफ्त शिक्षा की जो व्यवस्था है, अभी ये जो है राज्य के नीति निर्देशक जो है तत्व जो हमारा आर्टिकल जो है 36 से 51 तक जो आता है छात्रों, उसी के तहत जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के विषय में बातें कहा गया। लेकिन जो है 2000 में भी इसको करेक्शन किया गया और इसको जो है मौलिक अधिकार की श्रेणी में इसको ला दिया गया। अब देखें अगला जो आता है इसी में राष्ट्रीय मूल्यांकन संगठन का निर्माण करना, और इसके अंतर्गत देखा जाए छात्रों जो 1986 में करेक्शन किया गया और उसी या जो 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति गठन किया गया, तो इसके माध्यम से जो 1992 में छात्रों करेक्शन किया गया, तो उसमें राष्ट्रीय मूल्यांकन एक संगठन की प्रणाली को भी अपनाया गया या उस जो प्रणाली पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया, जो कि छात्रों के गुणों का अच्छे ढंग से मूल्यांकन कर सकें। तो इनके गुणों का मूल्यांकन करने के लिए जो राष्ट्र में एक मूल्यांकन संगठन का निर्माण किया गया। और इसी के बाद छात्रों जो अगला आता है तकनीकी एवं प्रबंध शिक्षा। अगर इसके तहत देखें छात्रों जो 1986 का जो संशोधित जो रूप है या 1992 में जो इनमें करेक्शन किया गया, तो उसमें जो है तकनीकी एवं जो प्रबंध है जो शिक्षा 1986 को जो नीति में छात्रों इसको जो लागू किया गया था, इसको लागू तो किया गया लेकिन उस समय जो है कुछ जो है इसमें करेक्शन 1992 में लाए गए। अब उसके तहत इन खंडों में जो है अखिल भारतीय शिक्षा को मजबूत करना था। जो अखिल भारतीय या तो जो संपूर्ण भारतीय जो शिक्षा थी उनको बिल्कुल स्ट्रांग रूप देना ही जो है तकनीकी एवं प्रबंध जो है शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। ये था जो है आज का हमारा 1986 का संशोधित रूप 1992 में जो करेक्शन किए गए या 1992 का संशोधन या संशोधित अधिनियम छात्रों मैं आप सबको इसके बारे में अध्ययन किया। अगर इसके छात्रों हम मूल्यांकन के बारे में देखें कि जो संशोधित जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन जो 1992 में हुआ, तो उसमें किस किस चीज़ के विषय में छात्रों बातें किया गया। जैसे छात्रों अगर इनका हम मूल्यांकन करें, जो पहले जो है 300 जनसंख्या के स्थान पर 200 जनसंख्या वाले क्षेत्र में, जहाँ पर पहले 300 जो है होती थी पॉपुलेशन या आबादी, वहाँ पर जो है प्रायः घटाकर जो है 200 की संख्या कर दी गई। तो जो इतना किया गया 200 पर जो जनसंख्या पर एक प्राथमिक विद्यालय की उनमें व्यवस्था कार्य करने पर बल दिया गया। फिर इसी तरह देखें तो जहाँ पर पहले जो है 2 कमरे एवं 2 अध्यापकों की अगर इसकी मूल्यांकन देखें, तो जहाँ पर पहले 2 कमरे एवं 2 अध्यापकों की व्यवस्था पर बल दिया गया और वहाँ पर अभिषय 1992 में करेक्शन करके यहाँ पर 3 कमरे एवं 3 अध्यापकों की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया। तो छात्रों आज का हमारा लेक्चर यहीं तक, फिर हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ।